हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी स्पेशल एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम MPC 005 ब्लॉक 1 यूनिट 3। MPC 005 जो है हमारा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला सब्जेक्ट है। तो इसके हम जो ब्लॉक 1 के यूनिट 3 आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्ट्स। तो जैसा कि मैंने आपको यूनिट 1 में बताया था द बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च में कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिसर्च में, क्योंकि पूरी की पूरी रिसर्च जो है ना उसका फाउंडेशन हो गया वेरिएबल्स, क्योंकि पूरी रिसर्च ही जो है वो वेरिएबल्स पे टिकी है। आपका जो रिसर्च स्टेटमेंट आप जो बना रहे हैं या रिसर्च प्रॉब्लम आप जो बना रहे हैं उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, मेन टर्म जो है वो आपका है वेरिएबल्स। क्या है? वेरिएबल्स। क्योंकि आप दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का ही तो तरीका ढूंढ रहे हैं। आप देखना चाह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वही तो आपकी स्टडी है ऑफ कोर्स। सो आइए देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन्हें थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? सो यहाँ पर हमें बता रखा है वेरिएबल एज अ नेम इम्प्लाइज इज समथिंग दैट वेरीज। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वेरिएबल होता है क्या है, जो वेरी करे। वेरीएबल, वेरी होने के लायक, मतलब बदलने के, चेंज होने के लायक। वेरी मतलब चेंज, एबल इज एबल, चेंज होने के लायक जो होता है, जो चेंज हो सकता है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल का मतलब ही है अ थिंग दैट इज चेंजेबल, ओके, or a quantity that may have a number of different values. So true a variable is something that has at least two values. तो वेरिएबल क्या होती है? जिसकी एटलीस्ट दो वैल्यूज़ होनी चाहिए। दो वैल्यूज़ कौन सी होती है? सबसे पहले तो जो वेरिएबल है ना हमारा वो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, राइट। एंड सेकेंड हमारा जो वेरिएबल होता है वो मेजरेबल होना चाहिए। पहले तो हम उसे ऑब्जर्व कर सकें कि वो चेंज हो रहा है या नहीं, देन हम ये देख सकें कि वो कितना चेंज हो रहा है। वेरिएबल हमें पता है कि वेरिएबल चेंज होता है, लेकिन क्या वो चेंज हो रहा है या नहीं ये ऑब्जर्व करना है। देन अगर चेंज हो रहा है तो कितना चेंज हो रहा है वो भी हमें मेजर करना है। तो वेरिएबल की ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ओके। दीज आर दी टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स, राइट। ये जो मैं अलग से यहाँ पे बुक के साइड में जो नोट्स छोटे छोटे लिखती हूँ ना, ये आप लोग भी अगर अपनी बुक्स में बना लेंगे ना तो आपको एग्जाम के टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पूरा थॉरली नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप लोग बहुत इजीली छोटा सा ये सारी शॉर्ट सी नोट्स पढ़ के चले जाएंगे ना तो भी आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको समझ तो आ ही गया है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल द आउटकम ऑफ थ्रोइंग अ डाइस इज़ अ वेरिएबल। जो एक डाइस जो होती है उसको हमने थ्रो किया तो जो उसका आउटकम आएगा ना दैट इज़ वेरिएबल, क्योंकि कुछ भी आउटकम आ सकता है। 1 to 6 के बीच में हमारा आउटकम कुछ भी आ सकता है ना, राइट। तो वो हमारे जो है वो वेरिएबल्स हैं, ओके। सो यहाँ पे कोई ऐसी मेन डेफिनेशन तो नहीं दी है, तो आगे चलते हैं। वेरिएबल को हमने समझ लिया है, अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है ना वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सिर्फ आपने अभी तक मेरे मुंह से सुना होगा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। वेरिएबल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में जो कि चेंज हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम स्टडी कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें वेरिएबल्स में आ ही जाएंगी ना ऑब्वियसली। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वेरिएबल्स का वो हम पढ़ते हैं दैट इज स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल, जिसे हम SOR वेरिएबल भी बोलते हैं। तो स्टिमुलस क्या होता है आप लोगों को नाम से ही पता चला होगा। स्टिमुलस क्या हो रहा है? स्टिमुलस कोई भी स्टिमुलाई होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव होता है, मतलब जिस चीज़ को हम सेंस कर सकते हैं वो हमारा स्टिमुलस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के मैं बताऊँ तो नॉइज इज अ स्टिमुलस। जो आवाज़ें हैं, जो शोर है, वो एक स्टिमुलस है। तो ये जो है ये भी तो वेरी कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। नॉइज़ या वॉल्यूम ये सारी चीज़ें स्टिमुलस है ना, तो ये वेरी कर सकती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो लाइट क्या है? लाइट भी एक स्टिमुलस है। लाइट भी वेरी कर सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, किसी को कम परेशान कर सकती है, किसी को ज़्यादा कर सकती है, किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है। तो
लाइट भी यहाँ पे वेरिएबल हो गया आपका। तो इस तरह से जो भी स्टिमुलस है, जिस चीज़ को हम सेंस कर सकते हैं ना, द थिंग्स दैट कैन बी सेंस, वो सारी चीज़ें स्टिमुलस में आती हैं और ये सारी चीज़ें वेरिएबल हैं। देन सेकंड हो जाता है, एस से तो हमारा स्टिमुलस हो गया, ओ से हमारा होता है ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म, आप लोग सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म, ये बायो का वर्ड यहाँ कैसे आ गया? तो भाई आ सकता है। आप किस पे रिसर्च करने वाले हो? आप रिसर्च करने वाले हो ह्यूमन बीइंग पे, आप रिसर्च करने वाले हो ऑर्गेनिजम्स पे ही। तो यहाँ पे हमारे अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो चेंजेस हो रहे हैं, लो मैंने चेंजेस वर्ड ही बोल दिया। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हमारी साइकोलॉजी चेंज हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर सारी स्ट्रक्चर्स तो इतनी चेंज नहीं होती, थोड़ी बहुत होती हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं या जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चेंज, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आ ही रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी हम स्टडी कर सकते हैं, तो ये भी वेरिएबल है, राइट। नेक्स्ट हमारा आर से आ जाता है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स क्या होता है? तो कोई भी चेंज हमारी लाइफ में आ रहा है, कोई किसी भी चीज़ को हम चेंज कर रहे हैं, तो उससे कोई हमारा जो कोई एक्शन आ रहा है, हम कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा बिहेवियर ऑफ एक्शन होता है ना, हम कोई भी एक्शन जो ले रहे हैं अगेंस्ट बिहेवियर ऑफ एक्शन अगेंस्ट समथिंग, दैट इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। तो उसे हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। और वो रिस्पॉन्स भी क्या है? चेंज हो सकता है कि कुछ चीज़ों से, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए मेरा रिस्पॉन्स कुछ और आता हो, कुछ अलग चीज़ों के लिए मेरा रिस्पॉन्स कुछ और आता हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा कुछ अलग बिहेवियर है, किसी और सिचुएशन में मेरा कुछ अलग बिहेवियर होगा। तो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं ना, जहाँ भी चेंजेस हो रहे हैं वो वेरिएबल है भाई, राइट। और हम इन चीज़ों को मेज़र भी करते हैं और करना चाहते भी हैं, और हम अपनी काफ़ी सारी स्टडीज़ में मेज़र कर चुके हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो आप वीडियो में आगे चलें, अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा रिवर्स करके दोबारा देख लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट, प्लीज़ ट्रस्ट मी। ओके, आगे चलते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट हमारे फर्स्ट टाइप के हमारे हो गए SOR वाले। सेकेंड टाइप जो होता है हमारा, दैट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो सबसे ज़्यादा फेमस वेरिएबल है, इनके बारे में तो जानने की हमें इतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की शायद ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम इतनी बार सुन चुके हैं, हम इतनी बार सुन चुके हैं कि हम लोगों को ये याद ही हो गया है। ये तो बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है, देन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी यही है भाई। ओके, सो ये तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ सेलिब्रिटी वेरिएबल्स। सेलिब्रिटी वेरिएबल्स हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिपेंडेंट कोई स्टडी आपने देखी है जहाँ इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो और स्टडी हो रही हो, ऐसी कोई रिसर्च आपने देखी है? ऑफ कोर्स देखी होगी, कहीं ना कहीं तो देखी होगी, कोई ना कोई कोई इन्वेंशन या कुछ होता है, डिस्कवरी होती है, तो वहाँ आप देख सकते हो। लेकिन जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम किसी ना किसी वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप जानने की कोशिश तो करते ही करते हैं। तो आप जितनी भी देखें 99.9% ऑफ रिसर्चेज में आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर स्टिमुलस वेरिएबल में हम इसे कहते हैं, स्टिमुलस वेरिएबल कहते हैं इसे, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम स्टिमुलस वेरिएबल भी कहते हैं, जो कि मैनिपुलेट किया जा सकता है बाय द एक्सपेरिमेंटर। मैं चाहूँ तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदल सकती हूँ क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, राइट। देखो यहाँ समझाती हूँ इजी लैंग्वेज में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब इंडिपेंडेंट है मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल आपकी तरह आप लोग भी इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी और पे डिपेंड नहीं करते, आप डिपेंड करते हैं सिर्फ अपने दिमाग पे, अपनी नॉलेज पे, अपनी मेहनत पे, राइट। तो ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, वो किसी और पे डिपेंड करता ही नहीं है। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकती हूँ। मैनिपुलेट करने का मतलब यहाँ क्या है कि मैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकती हूँ, मैं इसमें थोड़े बहुत बदलाव ला सकती हूँ। जैसे कि आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिस तरह से अभी पढ़ाई कर रहे हैं इस तरह से आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मैं एक्सपेरिमेंटर हूँ, आप इंडिपेंडेंट हैं, राइट। मैं कह रही हूँ कि इस तरह से आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन आप अपना तरीका थोड़ा सा चेंज कर लो, जैसे कि मैं बता रही हूँ, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैंने क्या किया? आपको मैनिपुलेट कर दिया, मैंने उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर दिया। अब वो जो चेंज आएगा उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा?
क्या इफेक्ट आएगा? रिजल्ट अगर अच्छा होगा तो इफेक्ट पॉजिटिव आएगा, अगर रिजल्ट बुरा होगा तो नेगेटिव आएगा। बट बुरा तो होने की यहाँ पे चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आप करोगे तो अच्छा ही आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ ये तो एक लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया, बट यहाँ हमारी जो स्टडी है वहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे कोई भी एक्सपेरिमेंटर जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है, वो चेंज कर सकता है, और फिर वो देखता है, फिर वो क्या करता है, मॉनिटर या ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर वो इसके इफेक्ट को देखता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम ही डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल किसी ना किसी पे तो डिपेंड करता है, इसे हमेशा सहारा चाहिए, ये अकेला चल ही नहीं सकता, राइट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो छोटा सा बच्चा है जिसे जब तक आप जिसका हाथ पकड़ के आगे नहीं ले जाएंगे वो नहीं चलेगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का हाथ पकड़ा किसने? डिपेंडेंट वेरिएबल का हाथ पकड़ा हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने डिपेंडेंट वेरिएबल से कहा कि अगर मैं चेंज हो रहा हूँ, अगर मैं अपना रास्ता बदल रहा हूँ तो तू भी मेरे को देखकर अपना रास्ता बदल ले। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करेगा? बदल लेगा, क्योंकि वो डरता है, वो उसके बिना रही, वो उसे किसी ना किसी का सहारा चाहिए, राइट। और रिसर्चर यहाँ पे क्या है? वो दो बिल्लियों की लड़ाई में बीच का बंदर है, राइट। तो वो क्या कर रहा है? वो देख रहा है कि हो क्या रहा है। वो देख रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने थोड़ा सा बदला तो उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल कितना बदला, या बदला या नहीं बदला। अगर बदला तो वो डिपेंडेंट है, नहीं बदला तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चिकनाड़ा है वो, राइट। लेकिन ज़्यादातर केसेस में होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पर चेंज होता है, राइट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया है। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इसे समझाने के लिए, लेकिन अगर मैं सारे तरीकों को यहाँ लेकर बैठती हूँ तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप में से आधे से ज़्यादा लोग बोर हो जाएंगे, वीडियो को यहीं पर स्किप करेंगे और चले जाएंगे, और फिर आगे का जो टॉपिक ना वो रह ही जाएगा, राइट। सो हमने यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था हमने उसे स्टिमुलस वेरिएबल भी कहा, या फिर हम इसे कॉज एंड इफेक्ट वाली लैंग्वेज में हम इसे कॉज भी बोलते हैं, कि ये एक कारण है जिसकी वजह से इफेक्ट आएगा, ओके। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इज अ फैक्टर दैट अपीयर्स या डिसअपीयर्स और वेरीज एज द एक्सपेरिमेंटल इंट्रोड्यूस और रिमूव और वेरीज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि मैंने अभी इतनी लंबी आपको कहानी बताई कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करेगा, ऐड कर देगा, या कोई चीज़ वहाँ से रिमूव कर देगा, या फिर उसे चेंज करने की कोशिश करेगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कौन कौन से बदलाव आ सकते हैं? या तो उसमें कोई ऐसी चीज़ अपीयर हो सकती है जो नई हो, या डिसअपीयर हो सकती है, या तो डिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर होगा, वो दिखाई देगा, वो शो करेगा कि हाँ मेरे अंदर भी बदलाव आ रहे हैं, मैं हूँ, मेरा भी एक अस्तित्व है, मुझे पहचानो। या तो वो डिसअपीयर हो जाएगा, वो कहेगा यार इसके चेंज होने की वजह से मेरा तो वजूद ही खत्म, मैं जा रहा हूँ। या फिर वो भी चेंज होगा, इंडिपेंडेंट चेंज हो रहा है तो वो भी अपने आप को डिपेंडेंट भी अपने आप को चेंज कर रहा है उसकी वजह से, राइट। ओके, सो ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल हमारे पास है एक्सट्रानियस एंड कन्फाउंडेड वेरिएबल्स। तो हमारे दो तरह के यहाँ पे और वेरिएबल्स होते हैं, एक्सट्रानियस और कन्फाउंडेड वेरिएबल्स। सो any and all other variables that may mask the relationship between independent and dependent variable is known as in extraneous variable। कोई भी ऐसा बाहर का वेरिएबल, एक्सट्रानियस मतलब कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल है, एक्सट्रानियस मतलब ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है। अब ये एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या कर रहा है? कोई अच्छा काम तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं एक्सपेरिमेंटर हूँ या आप एक्सपेरिमेंटर हो, हमने वेरिएबल्स लिए अपनी स्टडी के लिए, कुछ ना कुछ हम मेजर करना चाहते हैं, और उसमें अगर कोई एक नया वेरिएबल कूद के आ जाता है तो वो मेरी मतलब मैं नहीं चाहती थी ना कि वो आए, लेकिन वो जबरदस्ती आ गया है। तो ऑब्वियसली अगर मैं दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रही हूँ, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को, और तीसरा कोई छलांग लगा के आ जा रहा है, तो वो तीसरा काम बिगाड़ने के लिए ही आया है, क्योंकि वो मेरी मर्जी तो आया ही नहीं है, राइट। तो ये जो एक्सट्रानियस वेरिएबल है, ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है, ये आके काम बिगाड़ रहा है। क्या कर रहा है? या तो मास्क कर देगा द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हो रहा है कि मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल जो मेरा था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज हो रहा था, राइट।
मैंने कहा कि अगर मैं लोगों की यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, व्हाट एग्जांपल शुड आई गिव। हाँ, एग्जांपल के लिए मैंने एक स्टडी की कि जो हमारे ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स होते हैं वो बच्चों की कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाते हैं या नहीं, ये मुझे देखना था। राइट, मुझे ये देखना था कि ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स जो होते हैं उनका क्या असर पड़ता है बच्चों के कंसंट्रेशन और फोकस पे। तो हमारे ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स जो हैं वो क्या है, वो मेरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल IDV, और जो कंसंट्रेशन और फोकस है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। राइट, अब हो सकता है कि ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स ज़्यादा खेलने की वजह से, ज़्यादा नहीं मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में वो गेम्स खेलने की वजह से, या फिर वो एक्सरसाइज, या गेम्स की जगह मैं एक्सरसाइज ले लेती हूँ, ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने की वजह से बच्चों की कंसंट्रेशन और फोकस अच्छा हो रहा था। ओके, बट कोई एक्सट्रोनियस वेरिएबल वहाँ पे घुस के आ गया। वो यहाँ कह रहा है कि ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइज में ऑफ कोर्स गेम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये एक्सटर्नल वेरिएबल क्या है कि वो गेम्स खेलते खेलते वो कुछ और करने लगे, या फिर बच्चे पढ़ाई कर ही नहीं रहे, तो उनका फोकस कैसे पता चलेगा मुझे कि फोकस कंसंट्रेट कर पा रहे हैं या नहीं। राइट, तो कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल आ गया कि वो इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करने लग जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो मास्क कर देता है इन दोनों के इफेक्ट को। अब हो सकता है कि मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर आ रहा था, लेकिन एक्सट्रोनियस एक वेरिएबल बाहर से आया जिसने इनके असर को छुपा दिया। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि वो असर आ रहा है या नहीं। राइट, नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट इज ओके, हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल हो गया। नाउ इट एक्सटर्नल वेरिएबल में डायरेक्टली इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल और मे कंबाइन विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। अब कभी कभी ये क्या कर सकता है, या तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, या तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर देता है, मतलब उस पर असर आने ही नहीं दे रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो उसके साथ कंबाइन करके उसका ही असर आ रहा है कुछ और, जो हमें लग रहा है कि हमारे इंडिपेंडेंट की वजह से आ रहा था, तो यहाँ पे हमारी स्टडी खराब हो गई ना। तो ये क्या करने आया था, ये तीसरा हमारी स्टडी को खराब करने आया था। राइट, नेक्स्ट हमारा हो जाता है कंफाउंडेड वेरिएबल्स। जो कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है ना, इट इज़ द वन दैट वेरीज विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है, ये भी एक ऐसा वेरिएबल है जो मेरी स्टडी में मैं मेजर नहीं कर रही थी, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया या कुछ, मेरी स्टडी में मैंने 2 ही वेरिएबल्स लिए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे कंफाउंडेड वेरिएबल आ गया जो कि इंडिपेंडेंट के साथ वेरी कर रहा है। जैसे मैंने इंडिपेंडेंट को चेंज किया, जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है ना, जो एक और वेरिएबल है वो भी चेंज हो गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर दिखना शुरू हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो रहा है। अब मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ कि ये जो असर है ये इसकी वजह से आया है या इसकी वजह से आया है। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसे चेंज कर रही हूँ ये भी चेंज हो रहा है। अब इन दोनों में से किसकी वजह से डिपेंडेंट पे असर आ रहा है ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है। राइट, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। अब इस केस में ये जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है ना, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों की तरह एक्ट कर रहा है। राइट, ये दोनों तरफ है, क्योंकि देखो इंडिपेंडेंट के चेंज होने की वजह से ये चेंज हो रहा है, तो ये डिपेंडेंट की तरह एक्ट कर रहा है। अब इसके चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट चेंज हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट की तरह भी एक्ट कर रहा है, तो ये तो दोनों की तरह चेंज कर रहा है। इसको पता ही नहीं है कि मैं हूँ कौन। तो ये हमारी स्टडी कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है, क्योंकि मैं तो इन दोनों को जानना चाहती थी ना। मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब नहीं है कि कुछ चेंज हो रहा है या नहीं, मुझे इससे भी मतलब है कि किसकी वजह से चेंज हो रहा है। अब मान लो कि मैं दो मेडिसिन को कंपेयर कर रही हूँ, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मेरी जो एंटीबायोटिक ए है उसका किसी डिजीज़ एक्स पर कितना असर पड़ता है, लेकिन यहाँ हम पेशेंट को 2 एंटीबायोटिक्स दे रहे थे। राइट, मैंने एंटीबायोटिक ए के साथ एंटीबायोटिक बी भी दे रहे थे। जैसे जैसे मैंने एंटीबायोटिक ए की डोज बढ़ाई तो बी ने भी ज़्यादा असर करना शुरू कर दिया। अब बी के ज़्यादा असर करने से डिजीज़ भी ठीक होने लग गई है। ओके, तो अब मुझे यही नहीं समझ आ रहा, मैं क्या जानना चाहती थी कि ए की वजह से डिजीज़ ठीक हो रही है या नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है,
हो सकता है कि ए की वजह से ही ठीक हो रही है और हो सकता है कि बी की वजह से ठीक हो रही है। अगर मेरा बी जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है, क्या पता कि बी की वजह से डिजीज़ ठीक हो रही है, लेकिन मेरी स्टडी में मैं क्या समझूंगी कि ए की वजह से हो रही है, और स्टडी के रिजल्ट जब निकल के आएंगे तो मैं ये बता दूंगी कि ए की वजह से डिजीज़ ठीक हो गई। अब बाद में ये दवाइयाँ दिए जा रहे हैं लेकिन लोगों की बीमारियाँ ठीक ही नहीं हो रही हैं, तो क्या इसका कोई मतलब है? नहीं ना। तो मुझे पता तो चलना चाहिए किसकी वजह से ठीक हो रही है। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक बी है ना, एक कंफाउंडिंग वेरिएबल है जो इसकी तरह, जो कि अपना असर दिखा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, राइट। सो while doing a study if we are not careful then two variables may get combined so that the effect of one cannot be separated from the effect of other। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ये दो वेरिएबल्स जो है कंबाइन हो जाते हैं, तो हमें यही नहीं पता लगता कि किसका इफेक्ट आ रहा है, राइट। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं। हमें एग्जांपल दिया हुआ है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रानियस वेरिएबल्स का किसी भी रिलेशनशिप में। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है स्मोकिंग का। स्मोकिंग हमारा कॉज है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। स्मोकिंग से ये लोग कह रहे हैं कि कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्मोकिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्मोकिंग या तो होगी या नहीं होगी। अब मैं कह रही हूँ कि स्मोकिंग की वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, ये मेरी अजम्पशन है, ये मेरी हाइपोथेसिस है कि स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे तो हार्ट डिजीज बढ़ जाएंगी, राइट। तो अब मैं इसे चेंज कर सकती हूँ या नहीं? बिल्कुल चेंज कर सकती हूँ। मैं ये देख रही हूँ मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हो सकता है कोई ऐसा बंदा है जो स्मोकिंग कर ही नहीं रहा, नो स्मोकिंग, तो मैं उसे देखूंगी क्या हार्ट डिजीज हो रही है या नहीं। एक ऐसा इंसान है जो लिमिट में स्मोक कर रहा है, तो उसको कितनी हार्ट डिजीज हो रही है या नहीं। एक ऐसा इंसान है जो लिमिटलेस स्मोक कर रहा है, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, तो उसे हार्ट डिजीज हो रही है या नहीं। अब मैं ये देखना चाहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट को चेंज कर रही थी, डिपेंडेंट चेंज होना चाहिए था, हो भी रहा है, लेकिन बीच में घुस गया एक तीसरा टांग अड़ाने के लिए बाहर से, जो कि मुझे नहीं चाहिए था, जिसपे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। एक्सटर्नल वेरिएबल्स क्या होता है? जिसपे रिसर्चर का कंट्रोल नहीं होता है, रिसर्चर इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर कर पाता तो क्या वो इसे बीच में आने देता? नहीं आने देता, राइट। जैसे कि एज ऑफ द पर्सन। अब एज को मैं कैसे कंट्रोल करूं? भाई एक बंदा स्मोकिंग भी करता है, उसे हार्ट डिजीज हो गई क्योंकि वो 50 साल से ज़्यादा की एज का था, तो अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये जो हार्ट डिजीज है ये इसकी एज के चक्कर में हुई है या स्मोकिंग की वजह से हुई है। ओके, ऐसे ही कितनी स्मोकिंग करता है। अब मैंने तो बस ये देखा स्मोकिंग करता है तो उसकी वजह से हार्ट डिजीज हो रही है, कितनी करता है, हार्ट डिजीज हुई है या नहीं। क्या पता कि दिन में एक ही सिगरेट पीता हो, क्या पता महीने में एक सिगरेट पीता हो, क्या पता दिन में 10-10 पी लेता हो, पूरा पैकेट पी लेता हो। ओके, ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग, कहीं कोई एक इंसान है जो 2 महीने से ही पी रहा है, उसे हार्ट डिजीज हो गई, एक है 20 साल से पी रहा है, उसे भी हार्ट डिजीज हो गई। तो अब स्मोकिंग की वजह से हुई है या क्या, ये समझ नहीं पा रहे हम, ठीक है, या इसकी वजह से हुई है क्या पता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो 20 साल से पी रहा है उसे हार्ट डिजीज हो गई, जो 2 महीने से पी रहा है उसे नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या हम ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा सिगरेट पीने से हार्ट डिजीज होती है, कम पीने से नहीं होती? ऐसे कैसे मैं बोल दूँ भाई? अब पता नहीं ना उसका क्या कुछ असर ही, किसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ है ये भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाती हैं। देन नेक्स्ट होता है हमारा एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल। एक्टिव वेरिएबल होता है, एट्रीब्यूट वेरिएबल होता है कोई वेरिएबल जिसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट इज एक्टिव वेरिएबल। ये एक्टिव है, ये इतना एक्टिव है कि इसे मैं जैसे चाहूँ चेंज कर दूँ। एग्जाम्पल जैसे कि रिवॉर्ड दे सकते हैं हम, पनिशमेंट दे सकते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग जो है हम चेंज कर सकते हैं, क्रिएटिंग एंजाइटी क्रिएट कर सकते हैं थ्रू इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे एक्टिव वेरिएबल है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। ओके, देन एट्रीब्यूट वेरिएबल्स आते हैं। एट्रीब्यूट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट इज नॉट मैनिपुलेटेड बट मेजर्ड बाय एक्सपेरिमेंटर। एक तो हमारे हो गए एक्टिव वेरिएबल। एक्टिव वेरिएबल वो होते हैं जो चेंजेबल होते हैं, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट वेरिएबल्स वो होते हैं जो चेंजेबल नहीं होते हैं, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन मेज़र तो कर सकते हैं बट मेजरेबल। अब जो चेंज हो सकता है वो तो मेज़र हो ही सकता है, लेकिन
जो चेंज नहीं हो सकता वो भी मेजर हो सकता है। तो एट्रीब्यूट वेरिएबल वो होते हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन मेजर कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इंटेलिजेंस, क्या आप किसी की इंटेलिजेंस को चेंज कर दोगे? नहीं कर सकते ना। अपने फायदे के लिए, अपनी रिसर्च के लिए आप किसी की इंटेलिजेंस कैसे चेंज कर दोगे? जो जितना इंटेलिजेंट है वो तो उतना रहेगा ही। आप किसी का एप्टीट्यूड चेंज कर दोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप किसी का सेक्स चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। अपनी रिसर्च के लिए जाके किसी का सेक्स चेंज करवा दिया, क्या ये सही है? नहीं ना। किसी का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आप चेंज कर सकते हो? गरीब था भाई, मेरी रिसर्च में आने के लिए तो तुझे अमीर होना पड़ेगा, ले मैं पैसे देती हूँ अपने पास से, अमीर हो जा, ले मेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम, अमीर हो जा, आ जा। तो ये नहीं हो सकता ना। किसी की एजुकेशन आप चेंज कर सकते हो? यार ये तो मास्टर्स पढ़ा हुआ है लेकिन मेरी रिसर्च के लिए मुझे चाहिए था कि कोई बैचलर्स वाला हो। ऐसा करो तुम अपनी मास्टर्स का सारा भूल जाओ, क्या ये हो सकता है? नहीं ना। लेकिन मैं उसे मेजर तो कर सकती हूँ, राइट? तो मैं इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन उनका जो इफेक्ट आ रहा है मेरे दूसरे वेरिएबल पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसे मैं मेजर कर सकती हूँ। तो ये मेरे हो गए एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये एट्रीब्यूट्स है कुछ जिसे मैं चेंज नहीं कर सकती। एक्टिव वेरिएबल इतने एक्टिव हैं कि जब चाहे तब चेंज हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स से। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स इज वन दैट वेरीज इन अमाउंट। तो यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ड है वो है दैट वेरीज इन अमाउंट, क्योंकि इसकी एक क्वांटिटी है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव क्या है? चेंज कैन चेंज दी क्वांटिटी, जिसकी हम क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, या मैं कहूँ कि जिसके हम अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, वो हमारा होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जैसे कि स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, लाइट की जो इल्यूमिनेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, इंटेलिजेंस की क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी होती है वो क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में आती हैं। कुछ ओके, देन नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में क्या आती हैं? कुछ कैटेगरीज होती हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। अब क्या तुम कैटेगरीज को चेंज कर दोगे अमाउंट में? क्या अगर कोई कैटेगरी है, जैसे कि लाइक यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जेंडर, रेस, रिलीजन। जैसे कि मैं जेंडर का एग्जाम्पल दूँ, जेंडर हमारे हो गए मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर। तो क्या मैं इनकी अमाउंट को चेंज कर सकती हूँ कि ये मेल है तो ये 50% मेल है, ये 80% मेल है? क्या इस तरह से मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। ये कैटेगरीज है भाई, इनका कोई अमाउंट नहीं है, इनकी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसे मैं घटा दूंगी, बढ़ा दूंगी, ऐसा मैं नहीं कर सकती। कोई रिलीजन है, रिलीजन्स की कोई क्वांटिटी नहीं होती जिसे मैं घटा बढ़ा सकती हूँ। मैं इनकी कैटेगरी, इस कैटेगरी को मैं चेंज नहीं कर सकती, राइट? तो ये हमारे हो गए कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, और जिनकी क्वांटिटी को मैं चेंज कर सकती हूँ वो हमारे हो गए क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए इनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं दिया। बस नॉर्मली अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको इसके आंसर में इतनी सारी, अगर आप पॉइंट्स बना के लिख दोगे ना तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। मोस्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर 10 मार्क्स का भी आ जाता है कई बार। तो आप ये सारी चीज़ें अगर लिख दोगे ना, इतनी, आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, जो मैं इनमें साइड में लिख रही हूँ ना, उनसे ही आपके पूरे पूरे सेंटेंसेस बन जाएंगे, राइट? नेक्स्ट आता है एक ओके, यहाँ पे और एग्जाम्पल दे रखे हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को भी ना हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, कांस्टेंट, डाइकोटोमस और पॉलीटोमस। तो कांस्टेंट वेरिएबल्स एक तो कांस्टेंट होते हैं, डाइकोटोमस होते हैं, और एक होते हैं पॉलीटोमस। तो कोई भी वेरिएबल जिसकी सिर्फ एक ही कैटेगरी हो, सिर्फ 1 कैटेगरी हो, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। जैसे कि टैक्सी, यहाँ पे एग्जांपल दिए, टैक्सी, ट्री, वाटर, इनकी कोई एक ही कैटेगरी है ना, 10 तो नहीं है, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल है, राइट? डाइकोटोमस जिसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, डाई मीन्स 2, तो जिसकी 2 कैटेगरीज हों वो हमारे डाइकोटोमस वेरिएबल्स होते हैं, लाइक येस और नो, गुड, बैड, रिच, पुअर। तो ये हमारे डाइकोटोमस हो गए। पॉलीटोमस मतलब जिसकी मोर देन 2 कैटेगरीज हो, 2 से ज़्यादा अगर कैटेगरीज हैं तो वो पॉलीटोमस हो गया। पॉली मीन्स मोर देन 2। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन की अगर बात करें तो रिलीजन तो काफ़ी सारे होते हैं, तो ये पॉलीटोमस में आ गए। यहाँ पे इन्होंने एटीट्यूड की बात करी है, स्ट्रांगली फेवरेबल, फेवरेबल, सर्टेन, फेवरेबल, स्ट्रांगली फेवरेबल, इतने सारे इन्होंने बताया, तो ये पॉलीटोमस वेरिएबल्स में आ गए।
नेक्स्ट हमारा होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है ना, इन्हें हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू 2 कैटेगरीज। जो हमारे क्वांटिटी वाले थे जिनका हम अमाउंट चेंज कर सकते थे, उन्हें हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक तो हमने बोला कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, दूसरा हमने बोला कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। नाउ कॉन्टिन्यूस क्या होता है? अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल इज वन continuous variable is one which is capable of being measured by any arbitrary degree of fineness or exactness। तो हम continuous variable क्या होता है? जिसको हम किसी भी डिग्री से मेज़र कर सकते हैं, किसी भी डिग्री में इसका अमाउंट कम ज़्यादा किया जा सकता है, जैसे कि एज, हाइट, इंटेलिजेंस, रिएक्शन टाइम, ये जो होते हैं ये हमारे continuous variables होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल द एज ऑफ अ पर्सन कैन बी मेजर्ड इन ईयर, मंथ्स एंड डेज। तो किसी की एज हम सिर्फ ये नहीं, सॉरी, ओके, हम यहाँ थे। सो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, जैसे कि मैं अगर एज का एग्जांपल दूँ तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि ये बच्चा 2 साल का है। क्या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये बच्चा 2 साल 5 महीने 6 दिन का है? क्या मैं ये कह सकती हूँ 2 साल 5 महीने 6 दिन का है? बिल्कुल कह सकती हूँ। तो इसे मैं जहाँ तक चाहूँ उतना लंबा, मतलब पूरा बहुत फाइननेस से, बहुत एग्जैक्टनेस के साथ इसे मेजर कर सकती हूँ, एग्जैक्टनेस से मैं इसकी बता सकती हूँ। तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, राइट। नेक्स्ट हमारा सेकंड आ जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ओके, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में हमारे पास यहाँ पे इतने एग्जाम्पल दिए इन्होंने। नेक्स्ट जो होते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जिनकी हम बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं बता सकते हैं, उसे हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स बोलते हैं। लाइक एग्जैक्ट वैल्यूज़ तो बता सकते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा उसे फाइन नहीं कर सकते और ज़्यादा उसके अंदर नहीं जा सकते। जैसे कि मैं अगर कहती हूँ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके क्लास में, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 35 स्टूडेंट्स हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि 35.5 स्टूडेंट्स हैं। आधा स्टूडेंट कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो इससे मैं एक तो ये जो है ना, इसकी मैं एक डिस्क्रीट वैल्यू आपको बता सकती हूँ। तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में हम बहुत ज़्यादा फाइननेस तक पहुँच सकते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन वैल्यूज़ उसकी बता सकते हैं। ओके देन ओके, तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स और टाइप ऑफ वेरिएबल कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ इसे शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जो है वो सबके पास एक जैसी पहुँचनी चाहिए। तभी पता चलेगा कि आपका जो कंपटीशन है वो कितना हेल्दी है। हेल्दी कंपटीशन के बाद भी अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं देन यू आर द बेस्ट कंपिटिटर। ओके, क्योंकि यही टाइम है कि आप देखो अपने आप को कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। एंड प्लीज़ वेट करें फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर कहीं मैंने बाय चांस कोई गलती कर दी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल हाईली अप्रिशिएट दैट। आपको कोई भी डाउट है तो मैं ट्राई करूँगी कि आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूँ। बाय बाय देन, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।